सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द के इस शेर के साथ मैं आपको इस यात्रा पर अपने साथ ले चलना चाह रहा हूँ। कोई 2 वर्षों से गोवर्धना क्षेत्र की यात्रा का कार्यक्रम लंबित चल रहा था, लेकिन आज सुबह 7:30 बजे अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ अपनी गाड़ी से गोवर्धना क्षेत्र के पर्यटन के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर का दृश्य मन को मोहने वाला था। बेतिया से चलकर सर्वप्रथम रामनगर तक पहुंचा। रामनगर कोई 20 वर्षों के बाद जा रहा था। उसके पहले 1981 के वर्ष में एक बार वहां पहुंचा था। दूसरी बार मैं रामनगर से आगे निकल रहा था और रास्ते में जो दृश्य थे वो देखने योग्य थे। सड़क के दोनों तरफ पतझड़ की निशानी लिए हुए पेड़ों की कतारें खड़ी थीं। अगल बगल में खेतों में गेहूं की बालियां और अन्य तरह की रबी फसलें दिखलाई पड़ रही थीं। कोई 10 बजे के आसपास हम लोग गोवर्धना वन क्षेत्र के पास पहुंच गए। वहां के चेक नाका पर पता चला कि प्राइवेट गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ से सफारी ही बुक करना पड़ेगा। और फिर 2000 रुपये में एक सफारी बुक की गई। सफारी के साथ एक गाइड मार्गदर्शक भी वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाता है, जो उपलब्ध कराया गया। और फिर वहाँ से आगे जंगल की राह की यात्रा शुरू हुई। करीब 1.5 किलोमीटर तक घने जंगलों से गुजरने के पश्चात मनोर वाच टावर के पास हम लोगों की गाड़ी रुक गई। वहाँ से आगे गाड़ी से जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि अब वहाँ से गहरी घाटी और जल स्रोत के बीच से यह यात्रा शुरू होनी थी। गाड़ी मनोर वाच टावर के सामने खड़ी कर दी गई और वहाँ के बाद हम लोग उस मनोरम घाटी में नीचे उतरे। कश्मीर के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं कि उसकी घाटी, उसकी वादी, उसके पहाड़, उसके जंगल ऐसे हैं। लेकिन सिर्फ बर्फ़ को छोड़ दिया जाए तो जो क्षेत्र गोवर्धना का है वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। और मनोर नदी की यह घाटी, प्रायः स्थानीय लोग भी इसका नाम नहीं जानते। मैंने गाइड से भी पूछा, लेकिन वह सिर्फ पहाड़ी नदी कहकर बतला रहा था। लेकिन मैं समझ रहा था कि इसका कोई न कोई तो नाम होगा ही। और यह मनोर नदी, इसीलिए इस जगह मनोर वाच टावर नाम है और मनोर ट्रैक इस स्थल का नाम है। तो मनोर पॉइंट से हम लोग जब नीचे उतरे तो करीब करीब 100-150 फीट पहाड़ी दोनों ओर ऊंची और बीच से बहता हुआ जल स्रोत, उसी मार्ग से पत्थरों पर और जल को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ प्राकृतिक सुषमा का भंडार बिखरा पड़ा है। इसी क्रम में टाइटैनिक हिल भी आता है। तो जल स्रोत ने अपने प्रवाह के क्रम में
एक पत्थर को इस रूप में काटा, चट्टान को इस रूप में काटा कि वह बीच में पहाड़ की तरह, जहाज की तरह खड़ा नज़र आता है। और जगह जगह की फोटोग्राफी करते हुए हम लोग परेवा दह तक पहुँचे। परेवा दह वह स्थल है जहाँ पर कहा जाता है कि हजारों की संख्या में परेवा का निवास होता है, कबूतर का निवास होता है। सोमेश्वर की ऊंची चढ़ाई पर वह परेवा दह है, जहाँ से लगातार जल प्रवाहित होकर एक कुंड में गिरता है और उस कुंड में कोई 20 फीट गहराई तक की जो मछलियाँ हैं वे भी बड़ी आसानी से दिखती हैं, वो उसमें विचरण करती हैं। जल पूरी तरह से नीले वर्ण का और पारदर्शी है। तो इस प्रकार यह क्षेत्र अपने में सौंदर्य का अनुपम स्रोत समेटे हुआ है। लौटती बार हम लोग चाणकीगढ़ में रुके। चाणकीगढ़ कहा जाता है कि चाणक्य का यह महल था, वह आज खंडहर के रूप में है। लेकिन एक विशेषता यह है कि चाणकीगढ़ पार्क को काफ़ी मेंटेन किया गया है, सुरक्षित किया गया है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। चारों तरफ कटाई छटाई और लोग उस पर काम कर रहे थे। इस समय धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। बावजूद इसके पार्क का सौंदर्य अद्भुत था। हम लोग चाणकीगढ़ के टीले पर नहीं जा पाए क्योंकि चढ़ाई थोड़ी सीधी ढलान पर थी और पत्नी का स्वास्थ्य इतना सही नहीं था कि वे ऊपर चढ़ सकें। और किसी तरह हम लोगों ने इर्द गिर्द के परिवेश की वीडियोग्राफी की, छायांकन किया और फिर वहाँ से मंत्रमुदित जी, जो साकेत बिहारी शर्मा शीतकंठ उनका मूल नाम है, उनके निवास पर गया। उनका निवास क्या, वे आजकल अपनी बड़ी पुत्री के घर पर ही समय बिता रही हैं, अस्वस्थ रहते हैं और पुस्तक प्रेमी हैं, साहित्य में गहरी रुचि है, वैयाकरण हैं, व्याकरण की अच्छी तमीज़ या जानकारी रखते हैं। तो उनके साथ भी हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, फिर फोटोग्राफी हुई और फिर हम लोग अपने बेतिया निवास के तरफ धीरे धीरे अग्रसर होने लगे। लेकिन यात्रा का यह मनोरम पड़ाव अपने आप में खूबसूरत रहा, यादगार रहा। वह परेवा दह, वह मनोर नदी का प्रवाह क्षेत्र और गोवर्धना का जंगल, जिसमें रंग बिरंगे पक्षी और जीव जंतु